हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भाग 1। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो आप मुझे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे कि जल्द ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूं। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक दिन की उपज न होकर वर्षों के अनुभव का प्रकाश पुंज है। इसकी जड़ें स्वतंत्रता के वट वृक्ष की जड़ों से जकड़ी हुई है। इसका इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ और अंत सन 1950 में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 24 सितंबर 1599 ईशून्य को लंदन के कुछ प्रमुख व्यापारियों ने फाउंडर्स हॉल में एक सभा की, जिसकी अध्यक्षता नगरपालिका के अध्यक्ष लॉर्ड मेयर ने की। गंभीर सोच विचार के बाद इन व्यापारियों ने व्यापार संबंधी अधिकार प्राप्त करने के लिए महारानी एलिजाबेथ की सेवा में एक प्रार्थना पत्र भेजा। महारानी ने इस प्रार्थना पत्र पर 31 दिसंबर 1600 ईशून्य को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार भारत एवं दक्षिण पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इनटू द ईस्ट, पूर्वी इंडीज में व्यापार करने वाले व्यापारियों की कंपनी और प्रशासन रखा गया। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया, जिसके शिखर पर गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। उल्लेखनीय है कि इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। 1726 के चार्टर द्वारा कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। 1. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास और प्रारंभ से चार्टर एक्ट 1853 तक। 2. ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास चार्टर एक्ट 1853 से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जिस समय तक 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कानून व आदेश पत्रों को जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही, और जब इसने स्वयं भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया, तब भी उसने भारत के शासन के लिए विभिन्न कानून बनाए। उन सभी आदेश पत्रों और कानूनों को हम भारत के संवैधानिक विकास में सम्मिलित करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1773-1858। भारत में कंपनी का शासन बंगाल, बिहार और उड़ीसा से आरंभ हुआ। 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात उन्होंने मुगल बादशाह में से इन सूबों की दीवानी प्राप्त की और क्लाइव ने इन सूबों में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट स्थापित किया। इस शासन से सूबों की स्थिति के साथ साथ कंपनी की भी दयनीय स्थिति हो गई, जिसके कारण कंपनी को अंग्रेज सरकार से कर्ज मांगना पड़ा। सन 1772 में तो आर्थिक अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि वह दिवालिया होने की स्थिति में आ गई। 26 जनवरी सन 1772 को ब्रिटिश संसद ने कंपनी के विविध कार्यों की जांच के लिए एक प्रवर समिति तथा गुप्त समिति नियुक्त की। दोनों समितियों ने जांच करके अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जैसा कि अपेक्षा थी, रिपोर्ट अत्यधिक खेदजनक थी। अतः संसद ने 2 अधिनियम पारित किए। एक के द्वारा कंपनी को ब्याज पर कर्ज तो दे दिया गया, परंतु साथ ही दूसरे अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन में सुधार हेतु 1773 में एक कानून भी बनाया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट द्वारा कंपनी के प्रशासन में परिवर्तन किया गया। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया और सुनिश्चित शासन पद्धति का श्रीगणेश किया। रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख लक्ष्य भारत तथा इंग्लैंड स्थित कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन में सुधार लाना था। प्रावधान। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसे सहायता देने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पहली गठित परिषद के निम्नलिखित सदस्य थे। 1. जॉन क्लेवरिंग। 2. जॉर्ज मानसून। 3. फिलिप फ्रांसिस। 4. रिचर्ड बारवेल। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर स्वतंत्र थे।
इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा हिम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश, 1 चैम्बर्स, 2 लिमेंस्टर, 3 हाइड थे। इस कोर्ट के निर्णयों को केवल लंदन की प्रिवी काउंसिल में ही चुनौती दी जा सकती थी। इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों की रिपोर्ट देने को कहा गया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने व भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यावधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दी गई। विस्तार से जानने के लिए देखें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक दोष थे, जिन्हें दूर करना आवश्यक था। उस समय परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य विवाद बना हुआ था, अतः इन विवादों का निपटारा जरूरी था। अधिनियम की ऐसी दोषयुक्त कार्यप्रणाली से ब्रिटिश सरकार ने अनुभव किया कि वह भारत में कंपनी शासन को संसदीय नियंत्रण में रखने में असफल रही है। इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में 2 समितियां, प्रवर समिति और गुप्त समिति, नियुक्त की। प्रधान समिति, जिसमें एडमंड बक की अध्यक्षता में प्रवर समिति को भारत में न्याय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय तथा सर्वोच्च परिषद के संबंधों की जांच करने का कार्य सौंपा गया, जबकि दूसरी समिति को अपना कार्य गुप्त रूप से करना था, जिसका अध्यक्ष डंडास था। प्रवर समिति ने उसी वर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया, जिसके फलस्वरूप सन 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारत में सरकार को सहयोग देने, राजस्व के नियमित संकलन तथा भारतीयों की प्राचीन विधियों तथा परंपराओं को मान्यता देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। संशोधन अधिनियम 1781 का मुख्य उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अंतर्निहित गंभीर व्यवहारिक दोषों को दूर करना था। अधिनियम के प्रावधान प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। 1. इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए। 2. गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। 3. सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के पारित होने के बाद भी कंपनी के प्रबंधन में सुधार न होने के कारण 1783 में फॉक्स ने कुप्रशासन को समाप्त करने के लिए एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया, जिसमें 2 पृथक निकाय बनाने का सुझाव दिया गया। 1. 7 आयुक्तों का बोर्ड। 2. उपनिदेशकों का बोर्ड। यह विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हो गया, किंतु यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित न हो सका। फलत फॉक्स और नॉर्थ की मिली-जुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला और अंतिम मामला था जब अंग्रेजी सरकार को भारत से संबंधित किसी मामले में त्यागपत्र देना पड़ा। मई 1784 के नए चुनावों में यंगर पिट बहुमत से प्रधानमंत्री बना और उसने जुलाई 1784 में अपना विधेयक प्रस्तुत किया, जो अगस्त 1784 में पास हो गया। इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करना था। इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। 1. इस अधिनियम द्वारा कंपनी की व्यापारिक एवं राजनैतिक गतिविधियों को अलग अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी को राजनैतिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु स्थापित किया गया था, जिसमें 6 सदस्य होते थे, जिनमें 2 ब्रिटिश संसद के मंत्री होते थे। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इस प्रकार बंगाल में एक छत्र शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। 2. गवर्नर जनरल परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 3. गवर्नर जनरल भारतीय राजाओं के साथ कोई संधि या युद्ध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति से ही कर सकता था। निष्कर्ष 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्व है। भारतीय प्रशासन पर इंग्लैंड सरकार का निश्चित अधिकार हो गया।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। इस प्रकार यह वह प्रणाली स्थापित हो गई जो परिवर्तनों के साथ 1947 ही 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्ति को एक ही व्यक्ति के पास चाहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस वास्तव में वह पहला व्यक्ति था जिसे दोनों पद सौंपे गए और परिषद के निर्णयों को निषेध वीटो करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1793 का चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1. इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी का अगले 20 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने एकाधिपत्य का नवीनीकरण करना था। इस प्रकार कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 2. परिषद के निर्णयों को रद्द करने का जो अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। 3. बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व देने का प्रावधान किया गया। 4. गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों में से किसी एक को उप प्रधान नियुक्त करने का अधिकार दिया गया जो गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता था। 5. ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार। आलोचना 1793 ई शून्य का शासन पत्र अधिनियम काफी लंबा था, किंतु यह कंपनी और शासन में कोई विशेष परिवर्तन न ला सका। इसने केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया। यह दुर्भाग्य की बात है कि इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इसके कर्मचारियों के वेतन व अन्य खर्चों का संपूर्ण भारत के राजस्व पर डाल दिया, जिसका बाद में भारतीयों ने तीव्र विरोध किया और जो 1919 ई शून्य के अधिनियम से समाप्त किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा ईसाई मिशनरियों की भारत में और अधिक स्वायत्ता की मांग के मद्देनजर यह राजलेख पारित किया गया था जिसके अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए थे। 1. कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। 2. इसके द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ साथ चाय के व्यापार के संबंध में एकाधिकार प्राप्त रहा। 3. इस चार्टर द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। 4. स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। 5. कंपनी की आय में से भारतीयों में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया व्यय करने की व्यवस्था की गई। 6. इस एक्ट ने कंपनी के कर्मचारियों को नागरिक एवं सैनिक सेवाओं के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। 7. कंपनी के लिए आवश्यक किया गया कि वह व्यापार और राजस्व के लेखों को अलग अलग रखें। 8. भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। नोट: 1833 के चार्टर के पूर्व निर्मित विधियों को विनिमय कहा जाता था, जबकि इस अधिनियम द्वारा निर्मित विधियां अधिनियम कहलाती थी। दूसरे शब्दों में, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्मित विधि को अधिनियम कहा जाता था। 1853 का चार्टर भारतीय शासन ब्रिटिश कालीन के इतिहास में अंतिम चार्टर था। 1833 का चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर अधिनियम के पश्चात भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई, जिस पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823 तथा 1829 में अधिनियम द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किया, किंतु ये अधिनियम वांछित सफलता न दे सके। अतः 1833 में चार्टर अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम बेंथम मैकॉले एवं जेम्स मिल के उपयोगितावादी से प्रावधान। इस अधिनियम के बंगाल के प्राइडनर जनरल को भारत के प्राइडनर जनरल ने कहा, लॉर्ड विलियम बेंटिक 44 भारत का पहला प्राइडनर जनरल बना। इसे पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार भारत में पहली बार केंद्रीकृत व्यवस्था को अपनी दी गई। इसके द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से निर्धारित किया गया और इसके साथ ही कंपनी के चाय और चीन के वाणिज्यिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल शासन में बना रहा।
दो बंबई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। 3. विथक कंसल्टिंग फोरेंसिक जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। 4. इस अधिनियम द्वारा सरकारी सेवाओं में रंग, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भारतीयों से होने वाले भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 5. 1835 में मैकॉले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना। 6. इस अधिनियम द्वारा भारत में दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया और 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। 7. गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंधी संबंधों में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट निकालने का अधिकार दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर एक्ट इंडियंस द्वारा कंपनी की प्रतिक्रियावादी प्रशासन की समाप्ति की मांग और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार प्रस्तुति रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था शुरू की गई। भारतीयों को भी इस परीक्षा में भाग लेने का अधिकार दिया गया था, हालांकि यह परीक्षा केवल लंदन में आयोजित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के विधायी एवं जंपिंग कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और अलग अलग विधायी कार्यों के लिए एक 12 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद घोषित किया गया, जिसमें प्रमुख सेनापति प्राइडनर जनरल काउंसिल के 4 सदस्य एवं 6 अन्य सदस्य शामिल हैं थे। दूसरे शब्दों में इसे भारत में लघु संसद की स्थापना के रूप में देख सकते हैं। बंगाल के जंपिंग कार्यों के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट प्रिजनर का नियुक्ति किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। शिक्षा के विकास के लिए 1854 में चार्ल्स वुड समिति की स्थापना की गई थी। चार्ल्स वुड कमेटी को भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निष्कर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी का शासन भारत पर विनियमन अधिनियम 1773 से लेकर चार्टर अधिनियम 1853 तक रहा है। इस बीच भारत पर विशेषाधिकार कंपनी का शासन तो रहा, ब्रिटिश सरकार अधिकाधिक अधिकार अपने हाथ में रखे हुए थी तथा कंपनी उसके द्वारा निर्देशित दिशा में ही शासन करती थी। 1853 के चार्टर के बाद के नियमतः 20 साल में चार्टर 1873 में शर्मसार होना था। भारत में कंपनी के शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह ने कंपनी की जोर दी और ब्रिटिश सरकार को और अधिक दबाव होने पर मजबूर किया। फलतः 1858 में ही ब्रिटिश सरकार का एक अधिनियम झुका हुआ था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1958 ने कहा था। इसके बाद भारत में ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन